हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का जो इतिहास विषय है उसका पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें से हर साल बिहार बोर्ड में इसमें क्या क्वेश्चन आना फिक्स ही रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, 20 या 25 क्वेश्चन होगा पहला चैप्टर में। ठीक है, यही 20-25 क्वेश्चन है, अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो हमको क्या अब जो एग्जाम होने वाला है उसमें 2 या 3 नंबर तो इसमें से आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है, इतिहास विषय का है और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो चलिए इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि कुछ देशों का नाम दे देगा और पूछेगा ये जो देश है ये किस महाद्वीप में पड़ते हैं या किस महादेश में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ देश के नाम मैंने लिख दिया है। ठीक है, जैसे इटली है, जर्मनी है, पुर्तगाल है, स्पेन है, यूनान, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड। ठीक है, इसमें से कोई भी 1 या 2 देश का नाम दे देगा और पूछ देगा कि ये किस महादेश में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये किस महादेश में है? सभी के सभी यूरोप महादेश में पड़ते हैं। इसी को महादेश कहें या महाद्वीप कहें, एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें भी से जो 2 क्वेश्चन है, माने जो इसमें से जो 2 देश का नाम है ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है और इसके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है आपके एग्जाम में 10th क्लास के। क्या है? इटली और जर्मनी। क्योंकि आपका जो बुक है ना उसके लास्ट में यही दिया है, अभ्यास क्वेश्चन में इसी 2 देश का नाम दिया है, इटली और जर्मनी। इसीलिए यही जो देश है ना इसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लिखे हैं मेजनी, गेरिबाल्डी और काउंट काबूर एवं विक्टर एमुअल का संबंध किस देश के एकीकरण से है? ठीक है, ये 4 व्यक्ति हैं और ये चारों व्यक्ति जो है ना इटली के एकीकरण से संबंधित है। इन चारों व्यक्तियों का इटली के एकीकरण में बहुत अधिक योगदान रहता है। तो सीधे आपसे सवाल पूछ देगा कि मेजनी का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो इटली के एकीकरण से है। या फिर गेरिबाल्डी, काउंट काबूर या विक्टर एमुअल। ठीक है, तो नाम उठा लेगा, इनका एकीकरण किस देश से है? तो इटली के एकीकरण से क्या है? ये संबंधित है। अब सवाल आ जाता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? आखिर इटली जो है कब एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत हुआ था? तो सन कौन सा है? 1871। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है कि जो मेजनी है एक क्या है, इटली के एकीकरण से संबंधित एक व्यक्ति है। तो इसका जो संबंध रहता है किस दल से रहता है या फिर किस संगठन से रहता है? तो देखिए जो एक कार्बोनारी संगठन रहता है। ठीक है, तो मेजनी का संबंध इसी मेजनी का जो संबंध रहता है ना इसी संगठन से रहता है या दल से रहता है। ये दल क्या रहता है? तो एक दल रहता है एक जो छापामार युद्ध प्रणाली पर क्या रहता है? आधारित रहता है। और इटली के एकीकरण के लिए इस दल का गठन किया गया था, संगठन किया गया था। उसके बाद आता है कि जो गेरिबाल्डी है आखिर ये पेशे से करता क्या था, माने अपने जीवन यापन के लिए यह क्या काम करता था? तो ये नाव चलाने का काम करता था। ये क्या था? एक नाविक था। गेरिबाल्डी का पेशा क्या था? तो ये क्या था? नाविक था। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ व्यक्ति का नाम दे देगा और फिर आपको क्या करेगा? मिलाने के लिए दे देगा। ठीक है, तो देखिए ये 1 नंबर पर है क्या? मेजनी। अगर पूछेगा मेजनी का संबंध किस देश से है, चाहे मेजनी का मिलान हम किससे करेंगे? तो मेजनी को इटली से मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हीगेल। हीगेल कौन था? तो हीगेल एक राजनीतिक दार्शनिक रहता है। और कहाँ का दार्शनिक रहता है? तो ये जर्मनी का दार्शनिक रहता है। उसके बाद रहता है बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन है? तो देखिए बिस्मार्क जर्मनी का क्या रहता है? चांसलर रहता है। ओके, इसके बाद है विक्टर एमुअल। तो विक्टर एमुअल अभी हमने बताया कि इसका संबंध कहाँ से है? तो इटली के एकीकरण से विक्टर एमुअल का संबंध है। तो क्या रहता है? एक राजनीतिज्ञ रहता है, राजा रहता है। कहाँ का? तो इटली का। उसके बाद आता है कोसुत, कि कोसुत का संबंध किससे है? तो कोसुत एक व्यक्ति का नाम है और ये कहाँ का व्यक्ति है? तो हंगरी एक देश है। इसी हंगरी का क्या रहता है? राष्ट्रवादी नेता रहता है। कौन? तो कोसुत। इसके बाद आता है हंगरी की राजधानी कहाँ है? और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बनता भी है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं और ये इसमें से 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी संभावना हमेशा रहती है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने के लिए। ठीक है, पहला क्या है? वियना सम्मेलन। कि वियना सम्मेलन आखिर हुआ कब था? तो 1815 ईस्वी में जो वियना सम्मेलन में हुआ था। ये वियना कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया की राजधानी में ये पड़ता है। ठीक है,
जो उसके बाद आता है मेटरनिक। जो मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिक का जो पतन है 1848 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ से एक सवाल पूछ देता है, ठीक है, कि मेटरनिक युग की शुरुआत कब हुई या फिर मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? तो इसी वियना सम्मेलन 1815 के द्वारा ये जो मेटरनिक युग की शुरुआत होती है और इसी युग का अंत होता है 1848 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आता है कि सेडान का लड़ाई कब हुआ था? तो देखिए सेडान की लड़ाई से 2-3 सवाल बनता है, ठीक है। पहला पूछेगा कि लड़ाई हुआ कब था, किस सन में हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पूछता है कि जो सेडान की लड़ाई है किन किन देशों के बीच में हुआ था? तो ये जो देश रहते हैं फ्रांस रहता है और कौन रहता है आपका? जर्मनी रहता है। सेडान की लड़ाई फ्रांस और जर्मनी देश के बीच में हुई थी, जिसमें फ्रांस की हार होती है और जर्मनी के क्या विजयी होती है, ठीक है। और यहाँ के बाद जब इसमें फ्रांस की हार होती है तो फ्रांस को एक संधि करना पड़ता है और उसी संधि का नाम क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है। तो ये संधि कब होती है? 1871 ईस्वी में होती है। तो आपको सेडान की लड़ाई से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला कि सेडान की लड़ाई कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। दूसरा कि जो सेडान की लड़ाई है किन देशों के बीच हुआ था? फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था। इसमें जर्मनी की विजयी होती है और फ्रांस का पराजय होता है, ठीक है। और इस लड़ाई के बाद से कौन सी संधि होती है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। कब होता है? तो 1871 में। और यहां से एक और सवाल पूछा जाता है कि यूरोप में किस लड़ाई के बाद से एक जो देश रहता है उसका पतन होता है और दूसरे देश का क्या होता है? उदय होता है। तो वो कौन सा देश रहता है? यही रहता है सेडान। सेडान के लड़ाई के बाद से यूरोपीय जो शक्ति रहती है फ्रांस के रूप में उसका पतन होता है और जर्मनी का क्या होता है? यहीं से एक महाशक्ति बनकर जर्मनी का उदय होता है। उसके बाद आता है कि सेडवा का लड़ाई कब हुआ था? तो सेडवा का लड़ाई 1866 में हुआ था। और यह किन देशों के बीच में हुआ था? यह हुआ था प्रूसा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था, ठीक है। देखिए दोनों नाम हल्का सा मिलता जुलता है, कंफ्यूजन मत होइएगा। सेडान लास्ट में 9 आएगा तो 70 और सेडवा की लड़ाई 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रूसा के बीच में हुआ था। उसके बाद आता है एड्रियानोपोल की संधि। और ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में यहां से पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। और यह किस देश के साथ हुआ था? तो तुर्की देश है, टर्की, उसी के साथ हुआ था एड्रियानोपोल की संधि। उसके बाद आता है यूनान की स्वतंत्रता, कि यूनान कब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आज़ाद हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1832 ईस्वी में। अब एक सवाल बनता है कि जब यूनान आज़ाद हो गया तो वहाँ पर किसका शासक रहा, ठीक है। तो वहाँ पर किसको शासक बनाया गया? तो एक वंश रहता है बवेरिया के शासक ओटो को वहाँ का क्या बनाया जाता है? राजा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि यूनान कब स्वतंत्र हुआ? 1832 ईस्वी में। और स्वतंत्र होने के बाद से वहाँ का राजा कौन बनता है? बवेरिया। इसका संबंध किससे रहता है? तो वहाँ का राजा कौन बनता है? ओटो बनता है। और इसका संबंध किससे रहता है? बवेरिया से, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एक सवाल बनता है कि पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। तो पोलैंड कहां पड़ता है? यूरोप में, ठीक है। और पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद यह है फ्रैंकफर्ट की संधि। अभी बताया कि सेडान लड़ाई के बाद ही यह संधि होती है, ठीक है। कब होता है? 1871 में। इसके बाद से आते हैं ये जो है जालवेरिन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस साल के बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जालवेरिन किसकी संस्था रहती है? तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था रहती है। क्रांतिकारियों की मदद करने के लिए व्यापारियों ने एक संस्था बनाई थी और उसी संस्था का नाम क्या रहता है? जालवेरिन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर फोकस करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेडवा की लड़ाई जो हमने अभी बताया 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया एवं प्रूसा के बीच लड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसका अवलंबन किसने किया था? माने किसने रक्त एवं लौह की नीति माने अपनाया था, ठीक है। तो एक जो व्यक्ति रहते हैं इस क्या बिस्मार्क व्यक्ति रहता है, इसका संबंध किससे? तो जर्मनी का चांसलर रहता है। इसी ने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति का क्या किया था? पालन किया था। उसके बाद एक सवाल है कि जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था, ठीक है। कौन सा सवाल है? जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था? तो एक व्यक्ति है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था। और इसी से क्या होता है? जो जर्मनी है, जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत यहीं से होती है, इसी जर्मन राइन संघ के से, ठीक है। अब उसके बाद एक सवाल बनता है
ठीक है, कि जो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, तो 1815 के बाद से फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना किया गया था, मतलब वियना सम्मेलन के द्वारा फ्रांस में किस वंश को पुनः स्थापित किया गया था। तो एक वंश है क्या, तो बूर्बो राजवंश है। ठीक है, बूर्बो राजवंश की ही स्थापना वियना सम्मेलन के द्वारा फ्रांस में किया गया था। ओके, दूसरा सवाल बनता है यहाँ से कि जो इटली है, जो ये इटली है और जर्मनी है, ठीक है, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश रहता है। ठीक है, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया देश रहता है। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता है कि ये दोनों क्या हो, एकीकृत हो और इन दोनों का एकीकरण हो। उसके बाद से अंतिम सवाल बच जाता है। वो सवाल क्या है कि किस देश का साहित्य और ज्ञान यूरोप वासियों के लिए क्या बनता है, प्रेरणा का स्रोत बनता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये देश का क्या नाम है, तो यूनान के जो साहित्य रहता है ना, पूरे यूरोप देशवासियों के लिए प्रेरणा और क्या, साहित्य का प्रेरणा और साहित्य के लिए क्या होता है, जो यूनान रहता है ना, यूनान का जो ज्ञान रहता है और साहित्य रहता है, पूरे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या था, पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, मैंने उन सबको डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम जो दूसरा चैप्टर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।